हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, सिलेबस के बारे में पूरी मैंने कंप्लीट आपको डिटेल दे दी थी। आज हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आज अपने सामने टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले समझ लो पहले ध्यान से कुछ चीज़ों को, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको, है ना। जब कभी भी ब्लड रिलेशन सामने लिखा रहता है तो आपके सामने एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि भैया रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, रिलेशन अपने पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि एक पेटर्नल और एक मेटरनल। भाई अगर आप पेटर्नल और मेटरनल बोलते हो तो ये आधा आंसर है, ठीक है। अगर आप पेटर्नल यानी पापा की साइड से, है ना, और अगर मेटरनल यानी माँ की साइड से, है ना। तो ये जो दो रिलेशन, अगर आप आंसर सोच रहे हो कि ये दो रिलेशंस अगर होते हैं तो आप यार आधा अधूरा सही हो, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर नहीं है। एक बात बताओ, क्या सारे रिलेशंस हमारे पापा के साइड से ही हम निभा रहे हैं या सारे रिलेशंस हम मम्मी के साइड से निभा रहे हैं? अब ये मत बोलना कि सर उसमें फ्रेंड्स और पड़ोसी घड़ोसी आ जाते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड रिलेशंस की, है ना। तो ध्यान रखना, अब जैसे किसी की शादी हो गई भाई, है ना, तब वो सारे रिलेशन क्या पापा और मम्मी की तरफ से निभाएगा? नहीं। अब उसका एक ससुराल साइड भी आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ये होगा कि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक होता है एक होता है माइका, एक होता है माइका, दूसरा होता है ससुराल। एक होता है माइका, दूसरा होता है ससुराल। तो ये दो रिलेशंस होते हैं अपने पास। अच्छा, मायके को मैं डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्ट रिलेशन। और ससुराल को मैं क्या बोल सकता हूँ? इनडायरेक्ट रिलेशन बोल सकता हूँ। तो अगर टेक्निकली हम लोग बात करें ना, तो ध्यान रखना दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो आज थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, उसके बाद ताकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चन हमारे से इजीली हैंडल हो जाए, है ना। अच्छा देखो, अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बता दो, जेंडर कितने टाइप के होंगे? जेंडर कितने टाइप के होंगे? ठीक है। तो जेंडर होते हैं तीन टाइप के। एक होता है मेल, है ना, यानी पुरुष, ठीक है। और दूसरा होता है फीमेल, फीमेल यानी महिला। और तीसरा जेंडर जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर, ठीक है। अच्छा बच्चों, ट्रांसजेंडर अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको ज्यादा फोकस करना ही नहीं है हम लोगों को, है ना। अपने सिलेबस में कौन कौन है? मेल है और फीमेल है। ध्यान रखना, जब मैं कभी भी किसी मेल की बात करता हूं तो मैं उसको दिखाता हूं किस फॉर्म में? एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाता हूं। कई लोग इसको प्लस के फॉर्म में भी दिखाते हैं। तो बात वही है, अगर स्क्वायर बना हो या प्लस बना हो तो ध्यान रखना हम बात कर रहे होंगे मेल की, है ना। और फीमेल की अगर बात करूंगा मैं, तो ध्यान रखना फीमेल हमेशा मैं दिखाऊंगा सर्कल में। कई लोग इसको माइनस में भी शो कर देते हैं, तो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ट्रांसजेंडर अपने सिलेबस में है नहीं भाई, ठीक है। चौथी चीज बच्चों, चौथी चीज, आप मुझे ये बताओ कि जब कभी भी मैं मैरिड कपल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? मैरिड कपल की बात करता हूँ मैं, है ना। तो मैरिड कपल की जब मैं बात करता हूं तो आप इससे क्या समझते हो? मैरिड कपल से आप क्या समझते हो? मैरिड कपल का मतलब होता है विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े, ठीक है। ये वो जोड़े हैं, ये वो पर्सन होते हैं जिसमें एक व्यक्ति मेल होगा तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट फीमेल होना ही पड़ेगा।
बात क्लियर है? आप किसी दो सेम जेंडर की शादी मत करा देना यार, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। और दो फीमेल की भी शादी मत कराना, ना ही दो मेल की शादी कराना। ध्यान रखना कि अगर जब भी कभी हम मैरिड कपल की बात करते हैं, तो अगर एक बंदा मेल है तो दूसरे को फीमेल होना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए इज मैरिड टू बी, ये सिंबल से आप क्या समझते हो? इक्वल टू का मतलब क्या है? इक्वल टू का मतलब है कि इन दोनों की क्या हो चुकी है, इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब अगर मैंने बी को फीमेल बनाया, ठीक है, अगर बी फीमेल है तो ध्यान रखना ए को मेल होना ही पड़ेगा, ए को मेल होना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप इस डायग्राम से क्या समझते हो? इस डायग्राम से क्या समझ में आता है आपको? इस डायग्राम से क्या समझ में आता है? इस डायग्राम से सर मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि पहली बात तो एक मैरिड कपल है ना? एक मैरिड कपल है, उनके टोटल कितने बच्चे हैं? उनके टोटल है 3 बच्चे, जिसमें से 2 फीमेल है और 1 मेल है ना? तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा फैमिली ट्री है। अपने घर में कुछ ये सिस्टम तो होता है ना, पापा मम्मी फिर उनके बच्चे, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर इनके भी पेरेंट हुए, वो कैसे बनेंगे? वो ऊपर की तरफ बनेंगे। अब इसमें से शादी होगी, शादी करा सकते हैं हम लोग इक्वल टू डाल के, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो ये तो होता है अपने पर्सन को रिप्रेजेंट करना। सर्कल हो गया फीमेल के लिए, स्क्वायर हो गया मेल के लिए, और इक्वल टू किसके लिए हो जाता है? इक्वल टू हो जाता है मैरिड कपल के लिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि मैं कभी भी छठी चीज, छठी चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी के नाम से उसका जेंडर डिसाइड नहीं करना, जेंडर डिसाइड नहीं करना भाई। नाम से उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है, मैं लिख दे रहा हूं इधर, नाम से उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा, इसको इसको और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है सोहन, सोहन रिया का, रिया का भाई है। सोहन इज ब्रदर ऑफ रिया, सोहन इज ब्रदर ऑफ रिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिया का सोहन से, सोहन से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सोहन रिया का भाई है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिया का सोहन से क्या रिलेशन होगा। अब आप जल्दीबाजी में क्या करोगे? आप जल्दीबाजी में इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर आप दे दोगे क्या? सिस्टर। आप जल्दीबाजी में इसका आंसर दे दोगे सिस्टर, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, बिल, बिल्कुल गलत है। अब पूछो कैसे? देखो आप मुझे ये बताओ, जब मैं ये लाइन लिखता हूं कि सोहन इज ब्रदर ऑफ रिया, तो ये बताओ किसका जेंडर डिफाइन हो रहा है, किस बंदे का जेंडर डिफाइन हो रहा है? यहां पर डिफाइन हो रहा है सोहन का जेंडर डिफाइन हो रहा है। और आप लोगों ने भी गलती क्या किया? आपने गलती ये किया कि आपने रिया को फीमेल मान लिया। आपने रिया को फीमेल किस बेस पे माना होगा? आपने सोचा होगा लड़की का नाम है तो चलो लड़की मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है भाई, है ना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? अच्छा देखो कुछ चीजें और समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से क्या समझ में आता है? इस फिगर से, इस फिगर से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है मुझे कि ए इज मैरिड टू बी या बी इज मैरिड टू ए। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई है और इनका बच्चा है सी, है ना? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी का रिलेशन ए से क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही गलती करते हैं, पूछता किसी और का है, बता किसी और का देते हैं यार। ठीक है, तो सी का रिलेशन ए से क्या होगा? भाई सी का पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है, तो सी का रिलेशन ए से क्या होगा?
सी का रिलेशन ए से होगा, इनका ये चाइल्ड है। जेंडर क्या है, जेंडर मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या होगा, ये चाइल्ड होगा। अच्छा, ए का रिलेशन सी से क्या है, ए का रिलेशन सी से क्या है। अब ए का रिलेशन सी से जब पूछ रहा है तो आपको बताना है ए का बताना है, किस से बताना है, सी से बताना है। तो ए जो है वो सी का या तो पापा होगा या तो मदर होगा, ठीक है, या तो वो फादर होगा या तो वो मदर होगा। चलो इसको और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूं मैं। मैंने काम कर दिया, मैंने सी को बना दिया एक मेल, है ना। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि सी का रिलेशन ए से क्या है। तो सी इज चाइल्ड ऑफ, सी इज सन ऑफ ए। सी जो है वो ए का क्या है, वो ए का बेटा है सी। अच्छा, ए का रिलेशन सी से क्या है, ए का रिलेशन सी से क्या है, तो ए जो है वो सी एंड डी। भाई जेंडर तो पता नहीं, है ना, तो ए या तो पापा होगा या तो वो मम्मी होगा। अच्छा, सी का रिलेशन बी से क्या है, तो सी इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी, है ना। बट बी का रिलेशन सी से क्या है, तो बी का रिलेशन सी से आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। अच्छा चलो आगे सुनना ध्यान से, क्या क्या लाइनें यूज होती है इसमें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ सी इज कॉलिंग बी एज हिज मदर, अगर सी बी को माँ बुलाता है, तो भाई अगर सी बी को माँ बुला रहा है तो इसका मतलब ये हो गई फीमेल, है ना। तो अगर ये फीमेल है, ये दोनों मैरिड कपल हैं, तो ए को बाई चांस बाय डिफॉल्ट क्या होना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट उसको मेल होना पड़ेगा। तो देखो ना, कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हुआ। सी ने बी को माँ बुलाया तो ऑटोमेटिक ए को वो क्या बुलाएगा, ए को वो पापा बुलाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए का रिलेशन बी से क्या है, ए का रिलेशन बी से क्या है, तो ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पापा है। बी का रिलेशन ए से क्या है, तो बी जो है वो ए की वाइफ है। बी का रिलेशन सी से क्या है, तो बी जो है वो सी की माँ है। ए का रिलेशन सी से क्या है, तो ए जो है वो सी का फादर है ना। अच्छा एक चीज और देखो, ये बना दिया मैंने डी। ध्यान रखना बच्चों की हिंदी में रिलेशंस ज्यादा होते हैं बट क्लियर होते हैं, इंग्लिश में रिलेशंस कम होते हैं बट अनक्लियर होते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो सपोज हिंदी में आप बुलाते हो, मैंने इंग्लिश में बोला अंकल, इंग्लिश में अंकल बोले काम खत्म हो गया ना। लेकिन अंकल कौन से अंकल है भाई वो, अब हिंदी क्या बोलती है, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा, ठीक है। तो ये सारे बंदे जो है हमारे सारे बंदे हमारे जो हैं ये किस कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, ये काउंट हो रहे हैं अंकल की कैटेगरी में। तो इंग्लिश में रिलेशंस कम होते हैं, इंग्लिश में रिलेशंस कम होते हैं बट कंफ्यूजन वाले होते हैं, और हिंदी में रिलेशन ज्यादा होते हैं इसलिए रिलेशंस क्लियर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी का रिलेशन ए से क्या होगा, डी का रिलेशन ए से क्या होगा भाई, तो पहली बात तो डी को होना पड़ेगा फीमेल। डी का रिलेशन ए से क्या होगा, तो डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। डी जो है वो ए की बहू है या पुत्र वधू है, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। डी का रिलेशन बी से क्या होगा, तो डी जो है वो बी की बहू है, बात समझे ना। अच्छा बी का रिलेशन डी से क्या होगा, बी का रिलेशन डी से, बी इज मदर इन लॉ ऑफ डी, सास है वो डी की। ए का रिलेशन डी से क्या होगा, ए जो है वो ससुर है डी का, ठीक है। सी का रिलेशन डी से क्या होगा, तो सी जो है वो हस्बैंड है डी का, है ना। रिलेशन क्लियर हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, मैंने बना दिया ई एफ और जी, ठीक है। अब मुझे बता दो इस फैमिली में टोटल मेल कितने हैं। देखो दो टाइप के क्वेश्चन है यार, एक तो पूछता है कितने मेल हैं, तो कितने मेल हैं, आंसर मत बोलना दो मत देना आंसर, आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अभी ई एफ और जी का जेंडर क्लियर ही नहीं है हमें, है ना। ई एफ और जी का जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा सी एंड डी। तो जब ये पूछता है कितने मेल्स हैं, जब ये पूछता है कितने मेल्स हैं तो आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी। लेकिन जब ये पूछता है कितने मेल्स हो सकते हैं, कितने मेल्स हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा एक दो और तीनों को मेल मान लो, है ना। तो कितने आंसर बन जाएंगे अपने, अपना बन जाएगा पांच मेल। उसी तरीके से फीमेल कितनी है, सी एंड डी, और कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है, है ना। आगे बढ़ने से पहले रिलेशंस को समझो यार, सारा खेल रिलेशंस को समझने का है वरना फिर दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी का रिलेशन जी से क्या है, तो सी का रिलेशन जी से, सी एंड डी मत बोलना, सी जी का पापा लगेगा, है ना। जी का रिलेशन सी से क्या है, तो जी का रिलेशन सी से, सी एंड डी नहीं पता क्या है भाई, जेंडर ही नहीं पता मुझे। हाँ ये जरूर है कि या तो सन होगा या तो वो डॉटर होगा। अच्छा ये बताओ ए का रिलेशन एफ से क्या है,
ए का रिलेशन एफ से क्या है, तो ए जो है वो एफ का दादा है, ग्रैंडफादर है, और एफ का रिलेशन ए से क्या होगा, हो गया सी एंड डी, क्योंकि एफ का जेंडर ही नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ये देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ जी इज दी ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, अगर जी ही एकमात्र पोती है ए की, तो एकमात्र का मतलब क्या हुआ, एकमात्र का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मेल होना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, मेल होना पड़ेगा। अब उसके बाद ये बताओ, अगर जी एकमात्र पोती है ए की, तो ई का एफ से क्या रिलेशन होगा, ई एफ का क्या लगेगा, ई एफ का लगेगा भैया यानी ब्रदर। बात क्लियर है। बी का रिलेशन एफ से क्या होगा, तो बी जो है वो ग्रैंड मदर हो गई एफ की, एफ का रिलेशन बी से क्या होगा, देखो बी का एफ से और एफ का बी से, दोनों चीजें अलग अलग है भाई, है ना। तो बी का एफ से ग्रैंड मदर, एफ का बी से ग्रैंड ग्रैंड सन, है ना। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते, ई एफ जी एच एच। अब मुझे ये बता दो, चलो हम कोशिश करेंगे हिंदी में आंसर देने की, है ना, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। मुझे ये बता दो कि सी का रिलेशन एच से क्या है, सी का रिलेशन एच से क्या है, तो सी जो है वो एच का लगेगा ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में क्या लगेगा, वो हिंदी में लगेगा वो जीजा जी, है ना। एच का रिलेशन सी से क्या है, एच लगेगी सिस्टर इन लॉ, और हिंदी में क्या लगेगी, ये हिंदी में लगेगी साली, है ना। एच सी की क्या लगेगी, साली लगेगी, सिस्टर इन लॉ। जी एच को क्या बुलाएगा, जी एच को किस नाम से बुलाएगा बताओ, जी एच को बुलाएगा मौसी के नाम से, है ना। तो मौसी का मतलब क्या हो गया, मौसी का मतलब हो गया आंटी। अच्छा कौन सी आंटी है ये है मेटरनल आंटी। मेटरनल आंटी का मतलब होता है मम्मी की साइड से, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर इनकी भी शादी हो गई आई से, स्किप मत करना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे क्वेश्चंस हिलेंगे नहीं भाई, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। और मोहब्बत के साथ बच्चों सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दो एक बार, कोई पैसा चार्ज नहीं होता उसका, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि अगर जी आई को बुलाएगा तो क्या बुलाएगा भाई, जी आई को क्या बुलाएगा, देखो इनको मौसी बुला रहा है तो इनको क्या बुलाएगा, मौसा ही तो बुलाएगा, और इंग्लिश में क्या बुलाएगा, अंकल, और कौन से अंकल होंगे वो होंगे हमारे पेटर्नल अंकल, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सी और आई का रिलेशन क्या है, सी और आई का रिलेशन क्या है बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है सी और आई का। तो सी और आई का जो रिलेशन है वो है साढ़ू का रिलेशन, ठीक है, साढ़ू मतलब ब्रदर इन लॉ। एक कंपनी के दो प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर को हम साढ़ू बोल देते हैं भाई, ठीक है, बात समझे कि नहीं, तो ध्यान रखना ये हो गए साढ़ू। अब अगर इनके ही बच्चे हुए जे और के, है ना, जे और के, सवाल ये पूछ रहा है कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो जितने बच्चे सिस्टर बोल रहे हो, आज के बाद मत बोलना भाई सिस्टर का रिलेशन नहीं है, सिस्टर मतलब सगी सिस्टर, ब्रदर मतलब सगा भाई, ये दोनों हो चुके हैं कजन्स। क्या हो चुके हैं ये दोनों हो चुके हैं कजन्स, है ना। ध्यान रखना ये दोनों बंदे इन सब से कैसा रिलेशन प्ले करेंगे, कजन का रिलेशन प्ले करेंगे। और हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इनको बोलेंगे मौसेरी बहनें। हिंदी में क्या बोलोगे, बोलोगे मौसेरी बहनें, बात समझे कि नहीं, मौसेरे भाई मौसेरी बहनें, ये वर्ड हम यूज करते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये बंदा कौन आ गया, आई जे के एल, ये बंदा कौन आ गया, ये बंदा कौन है, ये बंदा डी और एच का भाई है ना, डी और एच का भाई है। हम पढ़ रहे हैं फैमिली ट्री को, जब तक फैमिली ट्री के बारे में आप समझोगे नहीं तब तक दिक्कत पड़ती रहेगी भाई, फैमिली ट्री को समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये बताओ सी का रिलेशन एल से क्या होगा, सी का रिलेशन एल से, सी का रिलेशन एल से क्या होगा, तो सी एल का लगेगा जीजा, जीजा का मतलब हो गया ब्रदर इन लॉ। और एल का रिलेशन सी से क्या होगा, एल जो है वो सी का क्या लगेगा, एल सी का लगेगा साला, साला मतलब फिर ब्रदर इन लॉ, बात समझे कि नहीं। अच्छा इनकी भी शादी हुई अगर एम से, तो ये बताओ
ये बच्चे, इनको क्या बुलाएंगे? एल को क्या बुलाएंगे? एल को, ये बच्चे एल को क्या बुलाएंगे? ये बुलाएंगे मामा जी। मामा जी का मतलब अंकल, और कौन से अंकल हैं ये अपने हैं मेटरनल अंकल। और इनको क्या बुलाएंगे? एम को बुलाएंगे मामी। मामी का मतलब हो गया मेटरनल आंटी हो गया, है ना। ये मेटरनल अंकल है, और ये कौन से अंकल आंटी हो जाएंगे? ये मेटरनल आंटी हो जाएंगी। अच्छा, इनके भी बच्चे हुए एन और ओ, इनके भी बच्चे हुए एन और ओ। तो मुझे ये बताओ इनका रिलेशन क्या होगा? फिर वही बात है, सिस्टर और ब्रदर मत बोल देना गलती से यार, वो गलत हो जाएगा। ये फिर से कजन्स है ना। कजन सिस्टर या कजन ब्रदर हम नहीं यूज करते हैं, वर्ड सिर्फ अपने आप में कजन ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों बंदे क्या लगेंगे? ये दोनों बंदे कजन। और हिंदी में क्या लगेंगे दोनों? हिंदी में लगेंगे ममेरे भाई, ममेरी बहन, ममेरे भाई ममेरी बहन, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो मम्मी के साइड से रिलेशन हो गया। एक बात बताओ, थोड़ा पापा के साइड से, NOP, ये मैंने बनाया P, है ना। ये बताओ EP को क्या बुलाएगा? EP को क्या बुलाएगा? EP को बुलाएगा चाचा। चाचा का मतलब ये हो गए पेटर्नल अंकल, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि P का E से क्या रिलेशन है? तो P का E से रिलेशन है अंकल का। और E का P से क्या रिलेशन है? E का P से क्या रिलेशन है? E का P से रिलेशन है नेफ्यू। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोग अपने चाचा के पापा की साइड से हम लगते हैं भतीजे या भतीजी, और मम्मी की साइड से हम क्या लगेंगे? हम लगेंगे भांजे या भांजी, ठीक है। ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखना, इस चीज को गलती मत करना। जिस तरीके से पोता दादा और दादी का होता है, और नाती जो होता है, जी दे दो, और नाती जो होता है वो ध्यान रखना हमेशा नाना और नानी का होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर इनकी शादी कर दी मैंने क्यू से, ये क्या बुलाएंगे? ये क्या बुलाएंगे इनको? ये बुलाएंगे चाची जी, चाची तो बुलाएंगे। इनके बच्चे हुए अल्फा और बीटा, इनके बच्चे हुए अल्फा और बीटा, ये आपस में फिर से ब्रदर नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कजन्स। और हिंदी में क्या कहलाएंगे? ये हिंदी में कहलाएंगे चचेरे भाई, चचेरे भाई, है ना। अच्छा, इस पे आओ, PQ एक में ले लेता हूं R, एक में ले लेता हूं R। अब मुझे ये बता दो, R अल्फा R को क्या बुलाएगा? या ये सारे बंदे यहां से लेके यहां तक, ये R को क्या बुलाएंगे? ये बुलाएंगे बुआ। बुआ मतलब पेटर्नल आंटी, और इनकी शादी कर दोगे H से तो कौन आ जाएंगे? तो आ जाएंगे फूफा जी, है ना। इनके बच्चे हुए RST और U, है ना। तो ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? सब आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कजन्स, है ना। कजन्स, और हिंदी में क्या कहलाएंगे? हिंदी में कहलाएंगे फुफेरे भाई या फुफेरी बहन। सारा रिलेशन क्लियर हो रहा है, किस तरीके से रिलेशंस का डायग्राम बनता है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर x और y बना दूं तो तुम्हें क्या समझ में आता है? ये x और y कौन है? ये x और y D, H और L के पेरेंट्स हैं, जिसमें से मैंने बोला कि यार x जो है वो फीमेल है, x को मैंने फीमेल बना दिया, और y को क्या बना दिया? मेल होना ही पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ C जो है ये x का क्या लगेगा? क्या लगेगा C x का? C लगेगा C लगेगा सन इन लॉ। C क्या लगेगा? C लगेगा सन इन लॉ। x क्या लगेंगी C की? ये लगेंगी सास। y क्या लगेगा C का? y लगेगा ससुर। क्लियर हो रहा है सारा चीजें, किस तरीके से ब्लड रिलेशन का डायग्राम चलता है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लिख दूं। इंपॉर्टेंट है भाई, दो लाइनें, इसको आप लोग नोट कर लो। जब पजल वजल पढ़ोगे तब ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। पहली लाइन ये बोल रहा है A इज ब्रदर ऑफ B,
ए इज ब्रदर ऑफ बी। फिर वर्ड इसने यूज किया एंड और बट, हस्बैंड ऑफ सी, हस्बैंड ऑफ सी। मैं हिंदी में लिख देता हूं। लाइन भी लिख दूं, फिर डिस्कस करते हैं उसको। उसको नोट कर लो भाई तब तक, है ना बच्चों। देखो सुनो, दोनों लाइनों में जमीन आसमान का अंतर है भाई, ठीक है। अगर मैं इस वाले का डायग्राम बनाऊं तो ध्यान रखना, ए किसका भाई है, ए भाई है किसका, बी का। अब आगे एक वर्ड यूज हो रहा है, आगे एक वर्ड यूज हो रहा है एंड और बट। ध्यान रखना बच्चों, एंड और बट और लेकिन किंतु परंतु, ठीक है। ये जोड़ता है हमेशा फर्स्ट पर्सन को। किसको जोड़ेगा ये जोड़ेगा फर्स्ट पर्सन को जोड़ता है ये, ठीक है। यानी ये ए को जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है ए को। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी। ए बी का भाई है और सी का पति है, तो सी का पति कौन हो जाएगा भाई, सी का पति हो जाएगा ए। तो सी को बाय चांस क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, और एंड बट ये जोड़ते हैं फर्स्ट पर्सन को। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर इंग्लिश में, यहां पर हु, हुज, whom, which, और हिंदी में लिखा है जो, जिसका, जिसकी, जिसने, जिन्होंने। ये सारे वर्ड जोड़ते हैं सेकंड पर्सन को। किसको जोड़ते हैं ये जोड़ते हैं सेकंड पर्सन को जोड़ता है ये, ठीक है। जैसे ए तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया बी का भाई, ए हो गया बी का भाई। फिर बोल रहा है जो, ठीक है। अब जो का मतलब कौन है, जो का मतलब है सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन है बी। तो बी सी का हस्बैंड होगा यहां पर, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सी का हस्बैंड, है ना। तो देखो यार, दोनों डायग्राम में अंतर है। एक डायग्राम ये रहा, एक डायग्राम ये रहा, दोनों में जेंडर भी चेंज हो जा रहा है और डायग्राम भी अलग अलग बन रहा है। तो ये गलती मत करना एग्जाम में। बच्चे इसीलिए चीज को लेके परेशान रहते हैं कि सर ये जो कौन होता है। आज के बाद मत परेशान हो कि जो, जिसका, जिसकी, जिसने, या हु, हुज, हुम, विच ये कौन होता है। पजल इसी लॉजिक पे चलेगी तुम्हारे आगे, हु, हुज, हुम, विच के नाम से, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत पालना बिल्कुल भी, है ना। इतनी बातें क्लियर हैं। क्वेश्चंस को अटैक करें, अब सॉल्व करें बच्चों क्वेश्चंस को। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है भाई। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा खुद ही, परेशान नहीं होना, है ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन प्री के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको मेंस के भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फैमिली में कितने लोग होने चाहिए। फैमिली में मेरे पास होने चाहिए टोटल बंदे 11। टोटल कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए टोटल, ठीक है। ध्यान रखना, फैमिली में टोटल मुझे चाहिए 11। और 11 मेंबर्स इन अ फैमिली, फला फला लोग हैं रिलेटेड टू ईच अदर। द फैमिली इज अ 3 जनरेशन फैमिली। इसका मतलब मुझे किसी भी सिचुएशन में कितनी जनरेशन चाहिए? 3 जनरेशन चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ सी। ए किसका ब्रदर है? ए किसका ब्रदर है? ए ब्रदर है सी का। बात क्लियर है? ए किसका ब्रदर है? ए ब्रदर है सी का। फिर बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ ए। अब ये बोल रहा है बी किसकी बेटी है? बी किसकी बेटी है? बी बेटी है ए की। बी इज बेटी ऑफ ए, है ना। फिर बोल रहा है जे इज द सिस्टर ऑफ बी। जे किसकी बहन है? जे किसकी बहन है? जे है बी की बहन। जेंडर क्लियर है ना? जे इज सिस्टर ऑफ बी। फिर वर्ड यूज हो रहा है हुज मदर इज एच। जे बी की बहन है जिसकी, जिसकी मतलब कौन? सेकंड पर्सन आ गया ना यहाँ पर। तो सेकंड पर्सन कौन? बी। बी की बी, जे बी की बहन है तो बी जिसकी माँ एच है, तो बी की माँ एच है। तो बी की माँ एच कैसे बनेगी भाई? अब बी की माँ एच कैसे बनेगी? ऐसी ही तो बनेगी, शादी कर दोगे काम बन जाएगा इधर, है ना। शादी करने पीछे मत हटना भैया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आई इज फादर ऑफ एच। आई किसका फादर है? एच का फादर है। आई किसका फादर है? आई फादर हो गया एच का। आई फादर है तो जेंडर क्लियर है उसका। फिर बोल रहा है ई हु इज द सन ऑफ डी। ई सुनो ध्यान से, ई जो डी का बेटा है, यही तो बोल रहा है। ई जो डी का बेटा है इज ब्रदर ऑफ एच। अब ये कॉमा किसको डिनोट कर रहा है? कॉमा डिनोट कर रहा है ई हु इज द सन ऑफ डी इज ब्रदर ऑफ एच। कॉमा डिनोट कर रहा है ई को, फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो यानी यही ई जो है ये किसका भाई है? ये भाई है एच का। अब ये बताओ कैसे रिलेट करूं मैं इन दोनों को? कैसे रिलेट करूं? मैं ई को यहां बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? ये देखो बन गया ई। ई इज ब्रदर ऑफ एच, हो गया कि नहीं हो गया? रिलेट हो गया। फिर बोल रहा है कि एफ हु हैज ओनली वन सन एंड इज मैरिड टू एक्स। एंड आ गया ना, एंड। एंड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। तो क्या बोल रहा है ये? एफ जिसके पास एक ही बेटा है, और इसी एफ की शादी किससे हुई है? इसी एफ की शादी हुई है एक्स से, है ना। एफ की शादी किससे हुई है? एक्स से हुई है। अभी ये दोनों मिक्स तो हो नहीं सकते, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको। फिर बोल रहा है कि जी इज द हस्बैंड ऑफ सी। जी किसका हस्बैंड है? जी हस्बैंड हो गया अपने सी का, है ना। जी हस्बैंड है मतलब मेल हो गया, सी को क्या होना पड़ेगा? फीमेल होना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स। जी की सास कौन है? जी की सास कौन है? जी की सास है एक्स। अब अगर जी की सास एक्स है तो इसका मतलब कि यहां पर एक्स आएगा, ये एक्स आएगा। अच्छा सास है ना तो फीमेल। और एफ की शादी किससे हुई थी? एक्स से हुई थी। कंप्लीट कर दो, तुम्हारा पूरा का पूरा डायग्राम ही कंप्लीट हो गया। टोटल 11 बंदे चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छूट रहा है। एफ हु हैज ओनली वन सन, एक्स हो गया ए बी सी डी। फैमिली 3 जनरेशन ए इज ब्रदर, बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी इज द डॉटर ऑफ ए हो गया। जे इज द सिस्टर ऑफ बी, ये हो गया हुज मदर इज एच। आई इज द फादर ऑफ एच, आई इज द फादर ऑफ एच हो गया। ई हु इज द सन ऑफ डी। हाँ देखो, ई हु इज द सन ऑफ डी, ई किसका सन था? ये ई सन था डी का। ऐसी तो बनेगा, है ना। अब हो गया कंप्लीट। 11 बंदे मुझे चाहिए थे, 11 बंदे कंप्लीट हो गए मेरे। बताओ क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, है ना। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सन ऑफ एक्स। एक्स का सन कौन है? एक्स का सन, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, तो सीक्वेंस नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं है, वैसे तो सही है। तो एक्स का सन कौन है? एक्स का सन हो गया अपना ए, है ना। दूसरे क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है हाउ इज जे रिलेटेड टू सी। जे का रिलेशन सी से पूछ रहा है। जे का रिलेशन सी से, तो जे जो है वो सी का क्या लगेगा? वो नीस लगेगा, है ना, नीस। तो जे इज नीस ऑफ, जे इज नीस ऑफ सी। अगला पूछ रहा हु इज डॉटर ऑफ डी। डी की डॉटर कौन है?
डी की डॉटर कौन है भाई? डी की डॉटर हो गई एच, है ना? तो डी की डॉटर कौन हो गई? एच। अब पूछ रहा है जे सी से किस प्रकार संबंधित है। यार ये इसी का हिंदी मीडियम है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? एक इसको और देखो क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में? 8 टोटल मेंबर है। टोटल मेंबर कितने चाहिए मुझे? टोटल मेंबर चाहिए मुझे 8, है ना? टोटल मेंबर चाहिए मुझे 8। फिर इसने क्या बोला है? दे वेंट टू शिमला, शिमला जाते हैं भाई घूमने के लिए, टू बीट देयर समर हीट, गर्मी भगाने के लिए। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 कपल, परिवार में 2 मैरिड कपल तो होने ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, 2 मैरिड कपल चाहिए चाहिए मुझे, ठीक है। आउट ऑफ देम रामू हैज 4 चिल्ड्रन। अब सुनो, रामू के पास कितने बच्चे हैं? रामू के पास टोटल बच्चे हो गए 4, मैंने बना दिया। अच्छा सुनो, रामू हैज 4 चिल्ड्रन, रामू का जेंडर क्लियर हो गया? रामू को मेल बना दिया, वेरी गुड। -0.25 ले जाओ अपने साथ घर को, है ना? भैया नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता है, इतनी बार मैंने पहले बोला था। तो रामू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसने ये बोला है कि आउट ऑफ दिस 4 चिल्ड्रन, इन 4 बच्चों में से 1 इज मैरिड, कोई एक की शादी कर दो भाई, कोई एक की शादी कर दो। फिर ये बोल रहा है द मैरिड सन, मैरिड सन। अब एक बात सोचो यार, इसने बोला था एक मैरिड है, और फिर बाद में आगे बोल रहा है मैरिड सन। इसका मतलब जिसकी शादी हुई है वो तुम्हारे कौन है? एक, वो तुम्हारे है एक लड़का, है ना? द मैरिड सन ऑफ रामू हैज अ डॉटर नेम्ड साक्षी। जो मैरिड है बेटा, रामू का जो बेटा शादीशुदा था, उसके पास एक बेटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साक्षी। बेटी है मतलब क्या हो गया? फीमेल, है ना? फिर बोल रहा है कि सुधा इज द ग्रैंड मदर ऑफ साक्षी। सुधा किसकी ग्रैंड मदर है? साक्षी की ग्रैंड मदर है। कहाँ बनेगी सुधा? सुधा बनेगी यहाँ पर, ये बन जाएगी सुधा। सुधा इज द ग्रैंड मदर ऑफ साक्षी। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा, है ना? फिर क्या बोल रहा है? साक्षीज मदर इज द वाइफ ऑफ श्रद्दुल। साक्षी की मम्मी किसकी वाइफ है? श्रद्दुल की वाइफ है। साक्षी की मम्मी किसकी वाइफ है? ये हो गए श्रद्दुल, शार्दुल श्रद्दुल जो भी है, ठीक है। ये मम्मी का नाम तो मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर बोल रहा है श्रद्दुल हु। अब हु का मतलब कौन है? हु का मतलब फिर से सेकंड पर्सन कौन है? श्रद्दुल। यानी श्रद्दुल के पास हु हैज ओनली 1 सिस्टर, इसके पास सिर्फ ओनली 1 सिस्टर है। ध्यान रखना, ये ओनली सिस्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 4 बच्चे थे रामू के, अब एक ओनली सिस्टर है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को मेल होना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं? है ना? अच्छा देखो कितने बंदे चाहिए थे? 8 चाहिए थे मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हो चुके। नया बंदा कोई ऐड मत करना, गड़बड़ा जाएगा मामला, वरना बस इनके नाम फिल कर लो खाली, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहा है 1 सिस्टर नेम राम्या। ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? इसका नाम है राम्या, ठीक है। फिर बोल रहा है रवि इज द यंगर ब्रदर ऑफ शर्दुल। रवि जो है वो शर्दुल का छोटा भाई है, ठीक है। रवि, रवि शर्दुल का, शर्दुल का छोटा भाई है, छोटा भाई है। और एक लाइन और इसमें ऐड है कि शर्दुल सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है ये, है ना? अच्छा, इसका मतलब सारे बंदे फिल हो चुके हैं। अभी देखो कौन है। फिर बोल रहा है तेजू इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ रवि। तेजू जो है वो रवि के भाई की वाइफ है ना? तो रवि का भाई ये भी दिख रहा है, रवि का भाई ये भी दिख रहा है। लेकिन बच्चों अगर तुमने रवि के भाई इसको मान के शादी कर दी ना, तो तुम्हारे कितने मैरिड कपल आएंगे? 1 2 और 3। क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो यहीं पर तो मानना पड़ेगा मुझे। तो ये कौन होगा? ये होगा तेजू, ये हो जाएंगे तेजू। अब एक ही तो बंदा बचा मेरे पास, यही तो बचा है सिर्फ, दीपक। दीपक को डालो यहाँ पर, दीपक को डालो यहाँ पर, ये हो गए दीपक, है ना? बन गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, मुझे ये बता दो कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? चारों में सबसे बड़ा कौन है? बताओ। कितने बच्चे दीपक कह रहे हो? जितने बच्चे दीपक कह रहे हो कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ भाई।
ठीक है, दीपक आंसर नहीं होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से यार। देखो रवि छोटा भाई था शर्दुल से, और शर्दुल किससे, शर्दुल सबसे बड़ा नहीं था, तो फिर दीपक बड़ा हो जाएगा ना भाइयों में तो। लेकिन यार ना, राम्या के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हें? राम्या भी तो बड़ी हो सकती थी। मेरा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो सी एंड डी। लेकिन अगर ये पूछेगा भाइयों में सबसे बड़ा कौन है, तो भाइयों में सबसे बड़ा अपना कौन है, दीपक है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को यार, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साक्षी का रिलेशन रवि से। साक्षी रवि की क्या लगेगी, तो नीस लग जाएगी, काम खत्म, है ना, काम खत्म। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तेजू कौन है फैमिली में, तेजू कौन है फैमिली में। तो तेजू जो है, ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको। रवि सिस्टर, तेजू रवि की सिस्टर है, नहीं है भाई। सुधा मदर इन लॉ, तेजू सुधा की मदर इन लॉ, नहीं, तेजू सुधा की मदर इन लॉ है। दीपक्स वाइफ, दीपक की वाइफ है तेजू, नहीं। फिर पूछ रहा है शर्दुल्स डॉटर, शर्दुल्स डॉटर शर्दुल की बेटी है, नहीं। फिर क्या पूछ रहा है, रवि सिस्टर इन लॉ, देखो ये तो है ना, रवि की भाभी नहीं है तेजू, तो कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा अपने पास, रवि सिस्टर इन लॉ। फिर पूछ रहा है हु इज एल्डर ब्रदर ऑफ श्रदुल। अगर मान लो यहाँ पर ब्रदर नहीं लिखा होता और पूछता हु इज एल्डर टू श्रदुल, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या टिक होता, सी एंड डी। क्योंकि राम्या और दीपक दोनों तो काम करेंगे ना यहाँ पर। लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताओ कि बड़ा भाई कौन है। ठीक है, तो बड़ा भाई कौन हो गया अपना, दीपक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में है, फिर इजी है कि नहीं है? चैलेंज क्वेश्चन है भाई साहब ये। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री का नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मेंस का है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मेंस का है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है बच्चों, मैंने बड़ा करके लिखा है, अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके क्वेश्चन को पूरा समझा दूंगा अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में रख लो, ताकि समझ में अच्छे से आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परिवार में टोटल होने चाहिए 6 बंदे। टोटल बंदे कितने होने चाहिए, टोटल बंदे होने चाहिए 6। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मैरिड कपल। मैरिड कपल कितने होने चाहिए, मैरिड कपल होने चाहिए एक, मैरिड कपल होना चाहिए एक, एक मैरिड कपल होना चाहिए था। फिर क्या बोल रहा है, 3 जनरेशन भी चाहिए मुझे। जनरेशन कितनी चाहिए, 3 जनरेशन चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है 4 8 11 13 16 19, 4 8 11 13 16 19, 4 8 11 13 16 19, ये सिक्के हैं। ठीक है, ये कॉइन्स हैं। यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्लड रिलेशन बनाना है, लेकिन कॉइन्स भी अलॉट करने होंगे मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक परिवार में हो गया, ये सब हो गया, केवल एक विवाहित जोड़ा है, 3 पीढ़ियां हैं प्रत्येक सदस्य के पास। ठीक है, अलग अलग संख्या में सिक्के हैं भाई, मतलब किसी भी एक बंदे के पास, किसी भी 2 बंदों के पास सेम अमाउंट के सिक्के नहीं होंगे। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है। 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है। एक बात बताओ, 4 सिक्कों वाला जो आदमी है, 4 सिक्कों वाला जो आदमी है वो डी का अंकल है ना। एक बात बताओ, अंकल है ना 4 सिक्कों वाला, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा मेल। अब ये किसका अंकल है, ये किसका अंकल है, ये अंकल है डी का। अब ये चाचा बोला था ना, चाचा कब बनेगा यार, ये चाचा कब बनेगा बताओ, चाचा कब बनेगा, जब पहले कोई इसका भाई होगा, इसका कोई एक भाई होगा, उसका जो बच्चा होगा वो कौन है, अंकल ऑफ डी, वो हो गया तुम्हारा डी। पहले ईमानदारी से बताओ ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है द ओनली सिस्टर ऑफ डी, द ओनली सिस्टर ऑफ डी। ध्यान रखना, ये हो गई ओनली सिस्टर, ये हो गई ओनली सिस्टर, केवल इकलौती बहन है। इसका मतलब अगर डी का कोई और भी सिबलिंग होगा तो उसको मेल ही होना पड़ेगा अब। ठीक है, क्योंकि ये ओनली सिस्टर है। अब इसने बोला क्या क्वेश्चन में, सुनो ध्यान से। ये बोल रहा है द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स मोर देन द सन ऑफ सी।
मैं समझाता हूं। जो डी की इकलौती बहन है, यही तो इकलौती बहन है, इसके पास सी के बेटे से 2 कॉइंस ज्यादा है। यही तो बोल रहा है। द ओनली सिस्टर ऑफ सी, द ओनली सिस्टर ऑफ डी, द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइंस मोर देन द सन ऑफ सी। इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है कि अगर इसके पास x है बच्चों, तो इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा x+2। एक बार दोबारा से इस लाइन को पढ़ लो, देख लो ये क्या बोल रहा है। द ओनली सिस्टर ऑफ डी, द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइंस मोर देन द सन ऑफ सी। तो डी की इकलौती बहन थी, उसके पास सी के बेटे से 2 कॉइंस ज्यादा थे। अब मुझे ये बताओ इसको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी इक्वेशन, ध्यान से देखो ना एक बार। तो इसको सेटिस्फाई कर रही है सिर्फ और सिर्फ 11 और 13, 11 और 13। और कोई वैल्यू है, सोचो, और कोई वैल्यू है? और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये, द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन हैज 1 डॉटर। सुनो, सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन हैज 1 डॉटर। ये बोल रहा है जिस बंदे के पास 13 सिक्के हैं उसके पास कोई एक सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई या बहन। तो 13 सिक्कों वाले के पास एक सिबलिंग है जिसके पास एक बेटी है। तो एक बात बताओ, सिबलिंग ये भी हो सकता था, और कोई एक बंदा और अगर बनाऊं मैं तो ये भी तो हो सकता था सिबलिंग, नहीं हो सकता था? अच्छा ये बताओ, ये बंदा मेल होगा कि फीमेल होगा, सोचो। देखो यार, डी की इकलौती बहन थी ना, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा मेल, और इसके पास है एक बेटी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ ये डायग्राम सही है या गलत है। देखो टोटल बंदे चाहिए थे मुझे 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, हो गए। डायग्राम तो तुम्हारा बन गया, लेकिन सही है कि नहीं कैसे चेक करोगे यार, ये बताओ। मैरिड कपल चाहिए था एक। अब बताओ अगर मैं कहीं भी मैरिड कपल बनाता हूं तो कितने बंदे आ जाएंगे, तो बंदे मेरे आ जाएंगे 7। बात क्लियर है? उस चक्कर में ये डायग्राम क्या हो रहा है मेरा, उस चक्कर में डायग्राम गलत हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो 13 सिक्कों वाले का हमने अलग से सिबलिंग बनाया है ना, जो 13 सिक्कों वाले का अलग से सिबलिंग मैंने बना दिया है, वो सिबलिंग मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। वो खुद कौन है, वो खुद डी है। यही तो मतलब हुआ। तो 13 सिक्कों वाले का जो सिबलिंग है, इसके पास एक बेटी है। हो गया? अब एक बात बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है और कितने बंदे थे अपने पास, ए बी सी डी ई एफ, इतने ही तो बंदे थे, है ना? मुझे ये बताओ, सी का एक बेटा है, एक मैरिड कपल भी आना चाहिए। 1 2 3 4 5 तो हो चुके हैं ना, छठा बंदा जो आएगा वो शादीशुदा जोड़ा ही तो होगा, क्योंकि मैरिड कपल भी तो चाहिए मुझे। तो एक बात बताओ, मुझे क्या लग रहा है, अगर ये दोनों डायग्राम मिक्स करने तो मेरे पास एक ही तरीका है कि सी को मुझे कहीं सेट कर दूं, शादी कर दूं, तो मैरिड कपल भी आ जाएगा, और एक बच्चा उसका है, मेल है, जिसके पास 11 सिक्के हैं, वो भी सेट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, पहले मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर सी होगा? देखो अगर तुम यहाँ सी बनाते हो, सी फीमेल भी है भाई, सी फीमेल भी, उसने बोला हुआ है कि नो फीमेल, सी इज अ फीमेल मेंबर। ये देखो, सी इज अ फीमेल मेंबर। ठीक है, अच्छा, तो सी अपनी हो चुकी है फीमेल। अब ये बताओ, अगर फीमेल का ब्लॉक मुझे ये दिख रहा था, अगर सी को मैं ये बनाता हूँ तो इसके पास एक बेटा है जिसका नाम क्या है, जिसके पास 11 सिक्के हैं। बताओ डायग्राम सही है कि गलत है? पहली बात, 1 2 3 4 5 6 बंदे तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीढ़ी कितनी चाहिए थी, 3, यहाँ कितनी हो गई, 4। इसका मतलब ना कि सी यहाँ भी नहीं होगा भाई, सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब सी को करनी पड़ेगी शादी। तो देखो फीमेल फीमेल तो शादी करेंगे नहीं, तो सी की शादी यहाँ नहीं होगी, सी की शादी यहाँ नहीं होगी। अगर मैं सी की शादी यहाँ कर दूं, सी को फीमेल बना दूं, तो डी मेल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और इनके पास एक लड़का था, ये तो लड़की दिख रही है, मुझे एक लड़का भी तो बनाना पड़ेगा। इसका बना दिया, इसका बना दिया, अलग नहीं है, अरे दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों इन्हीं पेरेंट के बच्चे हैं। ये मत बोलना सर सी का बच्चा डी ये हो गया तो डी का बच्चा ये, नहीं, दोनों इन्हीं के बच्चे हैं ये। ठीक है,
अब क्या नाम है, बताओ डायग्राम सही है कि गलत? तुम्हें दिख तो रहा होगा कि सही, बट सोचो कितने बंदे चाहिए? 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 बंदे आ गए ये तो, है ना? तो यहां भी इसका मतलब सी की शादी नहीं हो सकती, सी की शादी यहां भी नहीं हो सकती, गलती हो गई यहां पर। अच्छा, सी को यहां शादी करूं तो यहां बना दूं एक इनका बच्चा जिसके पास 11 सिक्के हैं, तो क्या दिक्कत है? तो फिर से देखो ध्यान से, कितने बंदे आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, फिर गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब कि सी की शादी यहाँ नहीं होगी, सी की शादी यहाँ नहीं होगी, है ना? सी की शादी यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ना, यही वाला तो बचा सी की शादी के लिए। और सी के पास एक बच्चा था जिसके पास 11 सिक्के थे। तो ये बताओ, अगर अलग से बनाता हूं तो फिर से 7 हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर बना दो सी के पास कितने, यही डी खुद एक लड़का हो जाएगा। था जानदार क्वेश्चन था ना? देखो यार, अब पता है क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम बोलते हैं नॉन कनेक्टिंग ब्लड रिलेशन। नॉन कनेक्टिंग, जैसे जब इससे पहले आप लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, उस केस में क्या था कि वो दोनों क्वेश्चन में ना आपस में सब में कनेक्शन बनता हुआ चल रहा था। लेकिन इसमें यार देख रहे हो, गलत कर रहे हैं तब जाके सही पे पहुंच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? गलत करोगे तभी सही पर पहुंचोगे। आप इतना वो नहीं हो, क्या नाम है, कि पहली बार में उठाए और सही आंसर बना दिया। ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6 बंदे हो गए। मैरिड कपल 1 चाहिए, जनरेशन 3 चाहिए। तो ये तो मेरा पूरा का पूरा फुलफिल हो चुका है। अब मुझे सिर्फ क्या भरना है? अब मुझे भरना है, बोल रहा है कि नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स, किसी भी फीमेल के पास 8 कॉइन्स नहीं है। तो यहाँ 8 कॉइन नहीं आएगा। 8 कॉइन कहाँ जाएगा फिर? यही तो आएगा 8 कॉइन। भाई यहाँ भी 8 कॉइन नहीं आ सकता, है ना? आगे क्या बोल रहा है? पर्सन विथ 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ हु हैज 19 कॉइन। जिसके पास 16 कॉइन है वो वाला बंदा एफ से बड़ा है। और एफ के पास कितने सिक्के हैं? 19 सिक्के। और ध्यान रखना, इनको डिफरेंट जनरेशन में होना है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, डिफरेंट जनरेशन में होना है। देखो यहां मेंशन है ना, बोथ आर इन नॉट इन सेम जनरेशन। नॉट इन सेम जनरेशन का मतलब डिफरेंट जनरेशन में। ठीक है? तो ये बताओ, 16 कॉइन वाला बंदा एफ से बड़ा है डिफरेंट जनरेशन में, तो मुझे पहले ये बताओ, ये कंप्लीट एफ और 19 कहाँ आ सकता है? यहाँ एफ 19 नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा है, यहाँ तो डी बैठा है, यहाँ पर एफ होता तो 19 आना चाहिए था। अब ए की वैल्यू तो दिख रही है मुझे, एफ और 19। और तुम्हें 16 भी दिख रहा होगा, क्लियर कहाँ है 16? ये रहा, देखो हो गया क्वेश्चन, है ना? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे? आगे ये बोल रहा है, नीदर ए नॉर ई इज मैरिड टू सी। नीदर ए नॉर ई इज मैरिड टू सी। एक बात बताओ, टोटल बंदे हैं 6। अरे इन्हीं पांचों में से, ये टोटल बंदे 6 दिख रहे हैं, इन्हीं पांचों में से तो किसी की शादी सी से हुई होगी। इन्हीं पांचों में से तो सी की शादी किसी से हुई होगी। तो किस किस के लिए मना किया इसने? इसने ए के लिए मना कर दिया, ई के लिए मना कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या सी की शादी एफ से होगी? कॉमन सेंस है ना, नहीं हो सकती। क्या सी की शादी डी से होगी? नहीं होगी। अब ये बताओ, लास्ट में कौन बचा? बी और सी। लास्ट में कौन बचा? बी और सी, इनकी शादी हो गई है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे? ये बोल रहा है ई इज यंगर देन ए सच दैट बोथ आर नॉट इन सेम जनरेशन। ठीक है? ये कहना चाह रहा है कि ई जो है वो किससे छोटा है? वो ए से छोटा है। इसका मतलब ए ई से बड़ा है। और ये दोनों डिफरेंट जनरेशन में है, डिफरेंट जनरेशन में है। ठीक है? डिफरेंट जनरेशन में है। तो एक बात बताओ, कहाँ दिख रहा है मुझे? ए को ई से बड़ा होना है, तो मुझे यही जगह तो दिख रही है। इसको बना देता हूं मैं ए और इसको बना देता हूं मैं ई। खत्म, फिनिश। ठीक है? शानदार क्वेश्चन था ना? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन प्री का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है? अच्छा खासा अच्छी लैंग्वेज, बोल्ड लैंग्वेज में आता है भाई मेंस में क्वेश्चन, आप लोग भी जानते हो, है ना? अब आ जाओ जरा, ये पूछ रहा ई का रिलेशन एफ से। ई का रिलेशन एफ से, तो ई का रिलेशन एफ से क्या होगा? ई एफ की क्या लग रही है? ई एफ की अंट है, ई एफ की अंट हो गई है।
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज मोर देन 13 कॉइन, 13 सिक्कों से ज्यादा किसके पास है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है बी, बी के पास 13 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। दूसरा बोल रहा है ए और सी, ए के पास 13 सिक्कों से ज्यादा नहीं है, सी के पास तो है 13 सिक्कों से ज्यादा, ठीक है। डजेंट हैव मोर देन 13 कॉइन, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। ये पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 13 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। तो ये बताओ, सी के पास तो ज्यादा हो गया ना, और ए के पास 4 है, और बी के पास कितना है? बी के पास कितना है? बी के पास 8 है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ये दोनों बनेंगे। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस आदमी के पास 16 कॉइन्स है वो सबसे कम कॉइन्स वाले का क्या लग रहा है? जिसके पास 16 कॉइन्स है, जिसके पास 16 कॉइन्स है वो सबसे कम वाले का क्या लग रहा है? तो 16 कॉइन रहा ये, है ना, सबसे कम वाला सिक्का दिख रहा है मुझे, वो ए के पास सबसे कम है। तो 16 वाला ए का क्या लगेगा? तो 16 वाला जो है, 16 वाला ए का लगेगा सिस्टर इन लॉ। भाभी लग रही? भाभी लगेगी ना। ऑप्शन क्या बनेगा अपना इधर? सिस्टर इन लॉ। आई होप मज़ा आया होगा आज का लेक्चर लेके। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपन लोग जो है पूरे क्वेश्चन करेंगे, इसके पूरे 50 क्वेश्चन मेरे पास हैं, इस पूरे 50 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं। ध्यान रखना इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी हमें पढ़ना है भाई, है ना। कोडेड ब्लड रिलेशन वो भी शानदार है, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट आएगा तभी वो चीज़ें कर पाओगे यार, ठीक है। कोई अलग से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस बेसिक चीज़ें यही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरीके से अपना प्यार और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों, हमारा कॉन्फिडेंस इससे हाई होता है यार, इसमें पैसा नहीं लगता किसी प्रकार से, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। चलो, थैंक यू।